तेलंगाना में तकरीबन 2 माह से जारी इंतखाबी मुहिम थम गई है। सियासी लीडरों ने आखिरी वक्त तक राय दहिंदों को रागिब करने की पूरी कोशिश की। आखिरी लम्हात में भी रोड शो, रैलियों का इनेकाद अमल में लाया गया। वाज़ेह है कि तेलंगाना में 7 दिसंबर को असेंबली इंतखाबात होने हैं। तेलंगाना के 119 असेंबली हल्कों के लिए राय दहिंदे 7 दिसंबर यानी जुमे को हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। अवाम तेलंगाना की पहली असेंबली के लिए वोट डालेंगे। तेलंगाना में इस बार टीआरएस, कांग्रेस, जेर क़यादत पीपुल्स फ्रंट जिसमें तेलुगु देशम, सीपीआई, जनसेना पार्टी और बीजेपी, एनसीपी, बीएसपी, सीपीएम, जेर क़यादत बहुजन लेफ्ट फ्रंट, एमआईएम और दीगर पार्टियों ने अपने उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतारे हैं। टीआरएस ने 119 हल्कों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी ने 108, कांग्रेस, तेलुगु देशम, टीजेएस, सीपीआई मिलकर इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। एमआईएम ने 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो तेलंगाना में 7 दिसंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए पुलिस ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। पुलिस ने मीडिया को इसकी तफसीलात बताई। डिसेंबर डेट ऑफ पोलिंग ఉంది మన హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ లిమిట్ లో టోటల్ 15 అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ తర్వాత 4 అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ కుకట్పల్లి, ఉప్పల్, ఎల్బీ నగర్ అండ్ రాజేంద్ర నగర్ ఈ బోర్డరింగ్ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి కూడా వి ఆర్ షేరింగ్ దట్ ఆల్రెడీ ప్రతి అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీకి ఒక అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ ర్యాంక్ ఆఫీసర్స్ 2 months నుంచి నోడల్ ఆఫీసర్గా పనిచేస్తున్నారు. మీ అందరికీ తెలుసు టోటల్ 3911 పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇదిలో 1574 పోలింగ్ లొకేషన్ ఉంది. తర్వాత ఈ క్రిటికల్ పోలింగ్ స్టేషన్, వల్నరబుల్ పోలింగ్ స్టేషన్ టోటల్ 21 వల్నరబుల్ క్లస్టర్ ఉంది. ఇదిలో 17 పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఆర్ ఐడెంటిఫైడ్. తర్వాత 426 police routes will be there. ప్రతి అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీకి ఆల్రెడీ 3 స్టాటిక్ సర్వేలెన్స్ టీమ్, 3 ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ రౌండ్ ద క్లాక్ దే ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ ఎంసీసీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్. తర్వాత పోలింగ్ రోజు 60 క్విక్ రియాక్షన్ టీమ్, క్యూఆర్టీ టీమ్ అండ్ 17 స్పెషల్ స్ట్రైకింగ్ ఫోర్స్ ఎస్ఎస్ఎఫ్ will also be working there. తర్వాత neighboring districts, neighboring commissionerates की border point లో 12 inter border checkpoints will also be working. తర్వాత మోడల్ ఆఫ్ కోడ్ violation की ఎట్లా స్టాప్ చేయాలి ఇది గురించి 51 చెక్ పోస్ట్ will also be working on polling day. కొన్ని ఏరియాస్లో కమ్యూనల్ సెన్సిటివిటీ, పొలిటికల్ సెన్సిటివిటీ లేకపోతే అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ దేర్. సో అబౌట్ 300+ లా అండ్ ఆర్డర్ పికెట్స్ విల్ ఆల్సో బి దేర్. తర్వాత క్విక్ రెస్పాన్స్ కోసం మన తరఫు నుంచి 93 ఇంటర్సెప్షన్ టీమ్స్. ఇంటర్సెప్షన్ టీమ్ అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ లా అండ్ ఆర్డర్ పోలీస్ అండ్ ట్రాఫిక్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్. జాయింట్ టీమ్ బిట్వీన్ ట్రాఫిక్ పోలీస్ అండ్ లా అండ్ ఆర్డర్ for interception team 93 will be working there. ఇప్పటివరకు హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్లో 25 crores 12,76,000 క్యాష్కి సీజర్ జరిగింది, విచ్ ఈస్ ఎ రికార్డ్. మీ అందరికీ తెలుసు ఇంతకుముందు 2014 ఎలక్షన్లో कैश सीजर वॉज ओनली 12 लाख रुपीज. आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने सूर्यापेट में पार्टी उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। राहुल ने टीआरएस और बीजेपी को निशाना बनाया। उन्होंने तेलंगाना में नई सियासी आंधी आने की पेशगोई की। वाज़ेह है कि तेलंगाना में टीआरएस को इक़्तिदार से दूर रखने के लिए कांग्रेस ने अजीम इत्तेहाद तश्कील दिया है। इत्तेहाद में कांग्रेस के साथ तेलुगु देशम, सीपीआई और टीजेएस भी शामिल हैं।
उधर कोडंगल हल्का असेंबली में आज इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन काफी कशीदगी देखी गई। कांग्रेस उम्मीदवार रेवंत रेड्डी ने बोरमराजपेट मंडल में रोड शो किया। इसी दौरान टीआरएस अरकान ने भी इस मंडल में अपनी तशहीरी मुहिम चलाने की कोशिश की। नतीजे में कांग्रेस और टीआरएस कारकुनों में हल्की झड़प हो गई। पुलिस ने मुदाखलत करते हुए टीआरएस लीडरों और कारकुनों को वहां से हटा दिया। रेवंत रेड्डी ने इस मौके पर केसीआर को जमकर निशाना बनाया। उधर सिद्दीपेट हलके से टीआरएस के उम्मीदवार टी हरीश राव ने रोड शो का एहतमाम किया। वाज़ेह है कि हरीश राव इस हलके से 5 बार नुमाइंदगी कर चुके हैं और छठी मर्तबा अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। उधर के कविता ने भी पार्टी उम्मीदवारों के लिए रोड शो का एहतमाम किया और टीआरएस हुकूमत की हुसूलियाबियों से अवाम को वाकिफ कराया। तेलंगाना में 7 दिसंबर को इंतखाबात होने, जिसके लिए तमाम पार्टियां जी जान से राय दहिंदों को रागिब करने की कोशिश कर रही हैं। सिरसिला हल्का असेंबली के टीआरएस उम्मीदवार के तारिक रामाराव ने सिरसिला में रोड शो मुनक्किद किया। केटीआर टीआर पार्टी के सीनियर लीडर हैं। मुस्तकबिल में टीआरएस की क़यादत इन्हीं के हाथ में आने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। उधर बीजेपी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने चलाई। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस, टीआरएस और एमआईएम को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ही तमाम मसाइल को हल कर सकती है। रियासत तेलंगाना असेंबली इंतखाबात की तशहीरी मुहिम का आज आखिरी दिन रहा और आज सुबह से ही सियासी लीडरान अपनी अपनी पार्टी उम्मीदवारों के हक में तशहीरी मुहिम चलाते रहे। हल्का असेंबली जहीराबाद में टीआरएस लीडर मोहम्मद फरीदुद्दीन टीआरएस उम्मीदवार मानिक राव के हक में रैली निकाली। उन्होंने कहा कि टीआरएस के मुख्तसर दौरे इख्तिदार में रियासत के मुसलमानों की नाकाबिले यकीन तरक्की हुई है। इस पार्टी के दौरे इख्तिदार में रियासत पुरअमन रही है। मगर कोई ऐसा काम नहीं किया। उसके बाद फिर से लोगों ने उनको मुंतखब किया, फिर से दोबारा धोखा दिया लोगों को, ये कह करके मैं अब की बार चीफ मिनिस्टर बनूंगी, आप मुझे मौका दीजिए, चीफ मिनिस्टर बनूंगी तो जहीराबाद काफ़ी तरक्की होगा। लोग यकीन करें, फिर से उनको मुंतखब करें। मगर इन 4.5 सालों में कभी भी आकर कोई किसी का किस हाल में है, लोग क्या तकलीफ है, कोई चीज़ के लिए भी उन्होंने टाइम नहीं दिया, वक्त नहीं दिया और हैदराबाद जाकर मिलने वालों से भी कभी सही तरीके से मुलाकात नहीं की। एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी ने कांग्रेस और बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि वो एमआईएम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमान मुल्क के हिस्सेदार हैं, किराएदार नहीं। बाई चॉइस इंडियन है। तमाम पार्टियां एमआईएम के खिलाफ हैं। बैडली एक्सपोज हो चुके हैं, मगर राहुल गांधी का ऐसा मामला ऐसा है कि बस मेरे साथ आ जाओ, मेरे हाथ को चूम लो, बस आपको मैं लिख के दे देता हूँ, साहब सेकुलर है। और मोदी साहब बोल रहे मेरे कहने आ जाओ, मैं आपको नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट देता हूँ। हम इन दोनों से कह रहे मिस्टर मोदी और राहुल गांधी से कि ये आप जो बरसों से लाला की दुकान चला रहे, ये लाला की दुकान अब बंद करो, आपके सर्टिफिकेट की हमारे को जरूरत नहीं है। कि अमित शाह और राहुल गांधी दोनों में एक कंफर्मिटी है कि वो मजलिस को रोकना चाहते। तो तेलंगाना में राहुल और अमित शाह एक साथ काम कर रहे हैं मजलिस के खिलाफ, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो मैं मुबारकबाद देता हूं जिन्योधारू हिंदू राहुल गांधी को और मिस्टर अमित शाह को कि कम से कम हमारी मुखालिफत में आप दोनों जमा हो गए
ये खुद जाहिर हो गया कि आप कौन सी टीम के हैं। मैं हिंदुस्तान का नंबर 1 सिटीजन हूं, मैं इक्वल सिटीजन हूं, मैं किराएदार नहीं हूं यहां पर, मैं हिस्सेदार हूं यहां पर। और हम और योगी में फर्क ये है कि हम दोनों इंडियंस बाय बर्थ हैं, बट असदुद्दीन ओवैसी के पास वो एक्सक्लूसिव राइट है जो योगी के पास नहीं है। वो राइट ये है कि आई एम इंडियन बाय चॉइस ऑल्सो। दैट इज नॉट देयर विद हिम। वी रिजेक्टेड जिना's theory. We accepted India and will always accept India as our homeland. You cannot treat us as second-class citizens. BJP's ideology is to treat Muslims not as equal citizens, but as unequal citizens. We are stakeholders, हम हिस्सेदार हैं यहाँ पर। यही तो हमारी लड़ाई है कांग्रेस से और बीजेपी से। नरेंद्र मोदी असद के खिलाफ, अमित शाह असद के खिलाफ, राहुल गांधी असद के खिलाफ, चंद्रडू बोलना पड़ेगा, चंद्रबाबू नायडू मेरे खिलाफ, योगी मेरे खिलाफ, हाँ आजाद मेरे खिलाफ, पूरे मेरे खिलाफ। क्या तो भी है पाशा ये। मैं एक नमक का कंकर जरूर हूं, मेरे को मालूम, मगर क्या मैं क्या जिंदा तिलिस्मात बना दिए मेरे को आप लोग हैं? हर आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अच्छा है, पढ़ो मेरे साथ, हैदराबाद की आवाम है, हैदराबाद की आवाम इनको जवाब देंगी। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर ए रेवंत रेड्डी की गिरफ्तारी मामले पर हैदराबाद हाईकोर्ट में समाअत हुई। तेलंगाना पुलिस सरबराह महेंदर रेड्डी ने अदालत में हाजिरी दी। अदालत ने डीजीपी से सवाल किया कि किस कानून के तहत और इसकी हिदायत पर पुलिस ने एक उम्मीदवार को गिरफ्तार किया। डीजीपी ने अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन की इजाजत से ही कार्रवाई की गई। अदालत ने इस मामले पर बंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल की हिदायत दी है। उधर इस मामले पर वकाराबाद एसपी अन्नपूर्णा का इलेक्शन कमीशन ने तबादला कर दिया। इनकी जगह अविनाश मोहंती को जगह दी गई है। डीजीपी గారు కోర్టు ముందు ప్రత్యక్షం కావడం జరిగింది। ఆయన రావడం జరిగింది। వచ్చిన తర్వాత కోర్టు స్వయంగా ఆయనను ప్రశ్నించడం జరిగింది। ఏ విధమైన ఆదేశాలు పైనుంచి మీరు స్థానిక పోలీసులకు, కొడంగల్ పోలీసులకు జారీ చేశారు, స్థానిక ఎస్పీకి జారీ చేశారు అని స్పష్టంగా అడిగినప్పుడు పోలీసులు ఏ విధంగా, రాష్ట్ర పోలీస్ ఏ విధంగా కూడా ఆదేశాలు జారీ చేయలేదు। ఎన్నికల కమిషన్ ఏదైతే ఉందో ఎన్నికల కమిషన్ ఆదేశానుసారం స్థానిక పోలీసులు వ్యవహరించినట్టుగా చెప్పడం, ఒక లెటర్ను హైకోర్టుకు ఇవ్వడం ఎన్నికల కమిషన్ జారీ చేస్తుందని, ఆ లెటర్ ఆధారంగానే పోలీసులు ముందుకు వెళ్ళడం జరిగింది। రేవంత్ రెడ్డిని డిటైన్ చేయడం జరిగింది అని చెప్పడం జరిగింది। ఆ లెటర్ను చూసిన తర్వాత కోర్టు కొన్ని అనుమానాలు వ్యక్తం చేయడం జరిగింది। దానిపై ఉన్న ఇన్వర్డ్ అవుట్వర్డ్ నెంబర్లు లేకపోవడం లాంటి కొన్ని అనుమానాలను రేకెత్తించిన సందర్భంలో కోర్టు అసలు ఇది ఎక్కడైనా ప్రొసీజర్ ఉందా, ఎక్కడైనా కానీ కేసులు రిజిస్టర్ చేయమని చెప్పడమే ఉంటుంది, కానీ అరెస్ట్ చేసి డిటైన్ చేయడం అనేది ఎక్కడైనా ఉందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి, అడ్వకేట్ జనరల్ కు ఆదేశాలు జారీ చేయడం జరిగింది। 2 వారాల్లోపు పూర్తి స్థాయిలో కౌంటర్ దాఖలు చేయాల్సిందిగా, ఏవైతే లెటర్స్ ఎన్నికల కమిషన్ జారీ చేస్తుందని చెప్పబడ్డదో ఆ లెటర్ ని సీక్రెట్ కవర్ లో రిజిస్ట్రార్ ముందు ప్లేస్ చేయవలసిందిగా, కౌంటర్ తో పాటు దాఖలు చేయవలసిందిగా ఆదేశాలు జారీ చేస్తూ 2 నెలల తర్వాత ఈ కేసును పోస్ట్ చేయడం జరిగింది। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की शहादत के मौके पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। हैदराबाद कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने आवाम से पुरअमन रहने की अपील की। 6 दिसंबर లా అండ్ ఆర్డర్ నుంచి ఒక ఇంపార్టెంట్ డేట్ ఉంది హైదరాబాద్ సిటీకి। జస్ట్ లైక్ లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్, దిస్ ఇయర్ ఆల్సో వీఆర్ డిప్లాయింగ్ ఆల్ ద ఫోర్సెస్ ఇంక్లూడింగ్ సెంట్రల్ ఫోర్సెస్। రేపు ప్రతి ఏరియాలో, సెన్సిటివ్ ఏరియాలో సీనియర్ ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ డీసీపీ, జాయింట్ సిపి, అడిషనల్ సిపి, నేను అందరూ వి విల్ బి మూవింగ్ ఇన్ ద ఏరియా। దేర్ ఈస్ నథింగ్ టు వరీ అబౌట్। బోత్ కమ్యూనిటీలో దేర్ ఈస్ నో ఇష్యూ ఆఫ్ ఎనీ టెన్షన్। I am fully confident that everything will be peaceful. साइबराबाद पुलिस ने शकील गैंग के 6 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से 2 किलो सोने और 3 किलो चांदी के जेवरात और दीगर अशिया बरामद की गई। बैन रियासती शकील गैंग 84 मामले में मुलविस है।
और अब आइए बढ़ेंगे खास बात आंध्रा की तरफ। सबसे पहले सुर्खियां। पवन कल्याण की अवामी राब्ता मुहिम जारी, हुक्मरां जमात के लीडरों पर सरकारी स्कीमों के फवायद हड़प लेने का इल्जाम। विशाखापट्टनम की तरक्की के लिए काम करते रहने का अज़्म, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी लीडर विजयसाई रेड्डी ने बल्दिया के लिए गाड़ियां की हवाले। विजयवाड़ा एयरपोर्ट से बैनुल-अक़वामी फ्लाइट शुरू होने से मुसाफिरों ने जाहिर की मसरत। मंगल को गन्नावरम एयरपोर्ट के रनवे की तौसीक़ के कामों का भी हुआ आगाज। जनसेना पार्टी के सदर पवन कल्याण ने कहा कि अगर एपी में उनकी पार्टी को इख्तिदार मिलेगा तो हर घर को मुफ्त में रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा। जिला अनंतपुर गारला दिन्ने मंडल के मरताड़ू गांव में पवन कल्याण ने घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की और पार्टी के वादों से उन्हें वाकिफ कराया। पवन का कहना है कि उनकी पार्टी अवामी राब्ते की मुहिम जारी रखेगी। उन्होंने बताया कि जनसेना माशी तौर से कमजोर तबकात के लिए कारपोरेशन कायम करेगी और तलबा के लिए हॉस्टल्स बनाए जाएंगे। ऐवानों में खवातीन को 33% रिजर्वेशन देने का भी उन्होंने अज़्म किया। इस मौके पर पवन कल्याण ने इल्जाम लगाया कि रियासती हुकूमत की स्कीमों का फायदा गुलामगिरी करने वालों को ही मिल रहा है और असल हकदारों को महरूम रखा जा रहा है। जिला कड़पा के रायचोटी में रुकने असेंबली श्रीकांत रेड्डी ने भी आज राजना कैंटीन शुरू की। उन्होंने मंगल गिरी हलके से वाईएसआर कांग्रेस के रुकने असेंबली से तहरीक हासिल करते हुए यह पहल की। ऐसी कैंटीनों में 5 रुपये में पेट भर खाना दिया जा रहा है। वाईएसआर कांग्रेस लीडरों ने इल्जाम लगाया कि तेलुगु देशम हुकूमत ने वादे करके अवाम को कई बार धोखा दिया। उन्होंने कहा कि नायडू हुकूमत सिर्फ प्रचार में यकीन रखती है और अन्ना कैंटीन का फायदा होता नहीं दिखाई दे रहा। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी लीडरों के मुताबिक वो हकीकत में लोगों की भूख मिटाना चाहते हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी रुकने पार्लिमान विजयसाई रेड्डी ने एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के तहत विशाखापट्टनम के लिए 1 करोड़ रुपए दिए। पीने के साफ पानी की सप्लाई, सफाई और सुथराई के इंतजामात के सिलसिले में यह फंड इस्तेमाल किया गया। 5 वाटर टैंक, 2 फॉगिंग मशीनें और 100 पुश कार्ट्स ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हवाले किए गए। विजयसाई रेड्डी ने कहा कि वो चाहती हैं कि मौसम गर्मा में विशाखापट्टनम शहर में पीने का पानी का कोई मसला पैदा न हो। उन्होंने पीने के पानी के मजीद 5 वाटर टैंकर देने का इरादा भी जाहिर किया। విశాఖపట్నం ప్రజలకు ఉపయోగపడేటటువంటి ఏ కార్యక్రమం ఏ వస్తువు అయినా ఏ వెహికల్ అయినా ఏదైనా కూడా మీరు ప్రతిపాదనలు ఇవ్వండి। ప్రతిపక్షంలో ఉన్నా కూడా మా వంతు ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా ఒక కన్స్ట్రక్టివ్ రోల్ ప్లే చేస్తూ మేము అందించవలసినటువంటి సహకారాన్ని అందిస్తామనని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను। విశాఖపట్నం ప్రజలందరూ కూడా మా యొక్క పార్టీని, ఇది పార్టీ కార్యక్రమం కాదు అయినప్పటికీ కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రతిపక్షంగా అందిస్తున్నటువంటి సేవల్ని గమనించి మా పార్టీని, మా పార్టీ అభ్యర్థులందరినీ గెలిపించి ప్రజలందరికీ కూడా సేవ చేసుకునేటటువంటి భాగ్యం కల్పించాల్సిందిగా నేను మీడియా మిత్రుల ద్వారా నేను విజ్ఞప్తి చేసుకుంటా ఉన్నాను। जिला नेल्लूर में हवा के कम दबाव के जेर असर मूसलाधार बारिश हुई। शहरी और देही इलाकों में बारिश ने मामूल की जिंदगी को काफी मुतासिर किया। 2 दिनों से वक्फे से बारिश के नतीजे में इलाके के नदी नाले और तालाब लबरेज हो चुके हैं। जारिया साल इस इलाके में काफी कम बारिश हुई थी। अब बारिश के बाद किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। नेल्लूर शहर और जिले के कई मकामात पर आज सुबह से ही लगातार बारिश होती रही, जिसके नतीजे में नेल्लूर शहर में सड़कों पर भारी मिकदार में पानी जमा हो गया। सूबेदार पेट और मुल्हिका इलाकों में गाड़ी चलाने वालों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कुछ स्कूलों में भी पानी जमा होने से पूरे इलाके तालाबों का मंजर पेश कर रहे थे।
एपीएसआरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेंद्र बाबू ने जिला प्रकाशम के ओंगोल रीजन में आने वाले डिपोज के अहदेदारों के साथ जायजा मीटिंग की। उन्होंने आरटीसी बसों के जरिए हादसों की रोकथाम पर जोर दिया। आरटीसी एमडी के मुताबिक इस जिम्न में मुसाफिरों में आगाही और बेदारी पैदा करने की जरूरत है। आरटीसी बसों के जरिए महफूज सफर यकीनी बनाने के लिए एमडी ने अहदेदारों पर जोर दिया। कार्गो सर्विस के जरिए अशिया के ट्रांसपोर्ट से जायद आमदनी कमाने की उन्होंने हिदायत दी। गैरेज और बसों की हालत बेहतर बनाए रखने पर भी उन्होंने जोर दिया। 8, 9 और 10 दिसंबर को मुनक्किद होने वाले आलमी तबलीगी इज्तिमा की तैयारियां बड़े जोरों शोर से जारी हैं। रुकने पार्लिमान राज्यसभा टीजी वेंकटेश और अक़लियती बहबूद अफसर शेख मस्तान वली ने इज्तिमागाह पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। बाद में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान से जायजा हासिल करते हुए टीजी वेंकटेश ने बताया कि आलमी इज्तिमा को कामयाब बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से 10 करोड़ रुपया रकम मंजूर की गई है और वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने इस रकम को मुकम्मल और शफाफ तरीके से खर्च करने की हिदायत दी है। Ijtima prayer is going to be there in Kurnool, surrounding areas. 20 lakhs people are going to attend. It's a historical thing. Probably it will be one of the biggest in the world, Ijtima, we can say. So, collectors Gauru is continuously reviewing. Number of works has to be taken up, and water availability, drainage system, sanitation, electrical power, generator, security, hospitals. You can say everything. It will be like a town, as a town, what required, big town, big city. That extent it has been taken care by the district administration under the collector's orders. డిసెంబర్ 8, 9, 10 తారీఖుల్లో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో జరుగుతున్నటువంటి ఇజ్తిమా సమావేశాలు, పవిత్ర సమావేశాలు జరగడం అనేది చాలా సంతోషకరమైన విషయం. దానికి సంబంధించి ఇప్పటివరకే మన ముస్లిం సోదరులందరూ ఒక కమిటీగా ఏర్పాటు చేసి వారు ఏదైతే చేస్తున్నటువంటి కృషికి ఇంకొక కొంత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి కూడా ఒక 10 కోట్ల వరకు కూడా మంజూరు చేసి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు దానికి కేటాయించడం జరిగింది. विजयवाड़ा एयरपोर्ट से अब इंटरनेशनल परवाजें शुरू होने पर मुसाफिरों में मसरत पाई जा रही है। कल गन्नावरम एयरपोर्ट पर बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई सर्विस और टर्मिनल की तौसीक़ का काम शुरू हुआ। आप ये रिपोर्ट देखिए और मुझे इजाजत दीजिए। आदाब। विजयवाड़ा के एयरपोर्ट की तारीख में मंगल को एक नया बाब शामिल हुआ। गन्नावरम का ये एयरपोर्ट अब इंटरनेशनल हवाई अड्डों की फहरिस्त में शामिल हो गया है। मंगल की शाम यहाँ सिंगापुर से आने वाली पहली एयरबस फ्लाइट उतरी। 150 मुसाफिर इंडिगो की फ्लाइट से यहाँ पहुँचे थे। इन मुसाफिरों को आंध्र प्रदेश की राजधानी में तरक्की से मुतालिक बुकलेट फराहम किए गए। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू और शहरी हवाबाजी के वजीर सुरेश प्रभु ने विजयवाड़ा के गन्नावरम एयरपोर्ट से बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई सर्विस का इफ्तिताह किया। A state of Andhra Pradesh which needs a huge boost because it's a state which is in a way new state because it was carved out of old Andhra Pradesh, and new Andhra Pradesh needs a lot of support in terms of infrastructure. So happy to say that we have been doing that in all possible ways, and therefore this today's what Honorable Vice President has taken trouble of coming all the way and doing it is not only a Bhumi Pujan of this program, but I would say it's laying foundation for a modern Andhra Pradesh of tomorrow. And then National Highway is being taken care, and waterways that is being initiated, and then airways. Now Tirupati Airport, International Airport, Vijayawada, International Airport, Visakhapatnam already it has become International Airport, and in the future I am confident Rajahmundry and also Kadapa, these airports also will pick up. And as per the plan and vision of the Chief Minister, where he wants connectivity for all the district headquarters, that will also become a reality. But that to become a reality, first of all, you have to improve the economy. Now I am out of politics also, that's why I am more comfortable to say it also, because gone are the days of populism. What is required is a long-term asset creation, and then where you will be able to get back your investment.
इस प्रोग्राम के सिलसिले में एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। एयरपोर्ट पर नया इंटरनेशनल टर्मिनल कायम करने के लिए मंगल को संगे बुनियाद भी रखा गया। 611 करोड़ रुपए के खर्चे से नया टर्मिनल तैयार किया जाएगा। इस एयरपोर्ट पर घरेलू और बैनुल-अक़वामी परवाजें एक ही टर्मिनल से मुहैया कराने का मंसूबा है। एयरपोर्ट पर रनवे में भी तौसी की जाएगी। फिलहाल रनवे 7,500 मुरब्बा मीटर पर मुहित है, जिसे 11,000 मुरब्बा मीटर बनाने का मंसूबा है, ताकि बोइंग जैसे तैयारे भी यहां से उड़ान भर सकें और यहां उतर सकें। मंगल को सिंगापुर जाने के लिए भी करीब 100 मुसाफिरों ने टिकट लिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।